हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मैकेनिज्म एंड प्राइसिंग का पार्ट 1 बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 12th में, तो ये भी ज़्यादा लंबा तो नहीं है, थर्ड चैप्टर से तो छोटा ही है, पर हाँ थोड़ा सा फिफ्थ चैप्टर से थोड़ा सा लेंदी है। तो इसे भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके इसे भी हम अच्छे से समझ कर पूरा खत्म कर देंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में देखो स्टार्टिंग में हमें दे रखा है क्या क्या पढ़ने में। पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। उसके बाद है हमारे पास फ्यूचर पे ऑफ्स, तो यानी कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग हेडिंग्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो फिर उसके बाद प्राइसिंग है, फ्यूचर ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स की उन सब की, फिर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स क्या है वो सब, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा ऑप्शन टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें होती क्या क्या है, क्यों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आए, इनका मैकेनिज्म क्या क्या है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव से रिलेट करता है, उसके डेरिवेटिव्स के बाद ही हमें फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस ये सब मिले थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, फ्यूचर और फॉरवर्ड की वजह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे, ये सब क्या है इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्टिव है एक्सचेंज में, लोग इनमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, वो हम क्या करते हैं जनरली ओटीसी मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जंप करेंगे। आगे दिया है द की आइडिया ऑफ दिस चैप्टर हाउएवर इज द pricing of future contract. The concept of the cost of carry for calculation of the forward price has been a very powerful concept. One would realize that it essentially works as a partial condition, and any violation of this principle can lead to arbitrage opportunities. The chapter explains mechanism and pricing of both index future and future contracts on individual stock. यानी कि इस चैप्टर का पूरा मेन मोटिव और पूरा की कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमें समझाना चाहता है कि हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन सब की प्राइसिंग किस तरह से होती है, क्या मैकेनिज्म क्या है इनका प्राइस को मतलब कैरी करने का। तो यहाँ पे हमें दिया है कि जो हमें अगर हम समझें कि यहाँ पे जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव्स के बाद ही आए हैं, तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम उनकी प्राइसिंग मैकेनिज्म को ही एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। दिया है यहाँ पे व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमारा एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम बाय और सेल करते हैं अपने असेट्स को इन जो भी उनकी प्री डिफाइंड या फिर जो भी उनकी स्पेसिफाइड डेट है उस पर एक पर्टिकुलर प्राइस हम डिसाइड कर लेते हैं, जो बायर और सेलर होते हैं दोनों आपस में मिलकर, और एक प्री डिफाइंड प्राइस पर वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को एक स्पेसिफाइड डेट पर सेल या फिर बाय करते हैं। तो जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे किस टाइप के डेरिवेटिव है, और कमिटमेंट टाइप के डेरिवेटिव है, यानी कि हमने डील कर दी, यानी कि आज दो लोगों ने आपस में कमिटमेंट कर ली और फिर वो फ्यूचर में उससे डील करेंगे, तो इसका टाइप ऑफ डेरिवेटिव क्या है, कमिटमेंट टाइप पर ये काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो पार्टी हमारी क्या करती है, बाय करती है अपने सिक्योरिटीज को, कॉन्ट्रैक्ट्स को जो बाय करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो जो भी पार्टी है उसको हम बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन, यानी कि जो भी सिक्योरिटीज बाय करता है उसे हम लॉन्ग पोजीशन में कंसीडर करता है, और जो भी सिक्योरिटीज सेल करता है उसको हम किसमें कंसीडर करता है, शॉर्ट पोजीशन में। तो अगर भूल जाओ तो कैसे याद रखना, शॉर्ट माने सेल, एस दोनों सेम है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने भी ऐसे याद रखा था। तो इस तरह से वो लोग क्या करता है, काम करता है, सेम डेट पर सेम प्राइस पर दोनों को आपस में डील को जो फाइनल करना पड़ता है, और जो बाय करेगा वो लॉन्ग पोजीशन और जो सेल करेगा वो शॉर्ट पोजीशन। सो अदर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स लाइक डिलीवरी डेट, प्राइस एंड क्वांटिटी आर नेगोशिएटेड बिलेटरली बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब हमने डीलिंग जब करी है तो जो भी डिलीवरी डेट होगी, प्राइस होगी और जो क्वांटिटी होगी वो आपस में दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के दौरान में ही क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट आपस में कर लेती हैं। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या होते हैं, आउटसाइड द एक्सचेंज ट्रेड होता है, यानी कि ओटीसी पे ट्रेंड होता है, या स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत कम ट्रेड होता है, जनरली ये हमारे ओटीसी पे यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सचेंज पर ही ट्रेड होते हैं। सो इसके कुछ साइलेंट फीचर भी दे रखे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, वो क्या दिए हैं, दे आर बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि अब एक बात समझो, ये ओवर द काउंटर जाके क्या होता है, ट्रेड होता है, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड एक वेरीफाइड और स्टॉक एक्सचेंज नहीं है वहाँ पर। तो ये क्या है, सामने वाली पार्टी का थोड़ा सा रिस्क रहता है कि वो पता नहीं हमारी सिक्योरिटीज को सेल करेगी या नहीं करेगी, बाय करेगी या नहीं करेगी, तो उनको क्या रहता है, हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क रहता है
है कि सामने वाले जो जिससे हम साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, अगर उसने डील परफॉर्म करने से फ्यूचर में मना कर दिया तो उनमें जो हमारे फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क बना रहता है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है कि जब वो दोनों पार्टीज आपस में पहले तो एग्रीमेंट कर ले कि हाँ हम ये करेंगे, पर जब टाइम आए तो वो आपस में क्या कर जाए, मना कर दे कि नहीं हम नहीं करने वाले। कोई भी एक पार्टी मना कर दे तो फिर क्या होता है, वो काउंटर पार्टी रिस्क कहलाता है। अब आगे दिया है, ये क्या स्पेसिफाई करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज इट कैन बी एंटर्ड बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, दो कंपनीज, दो इंस्टीट्यूट, किसी के भी बीच में हो सकता है। और यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई आपको रेगुलेट नहीं करेगा, कोई ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि आप ओवर द काउंटर ट्रेड कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग होना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहती है। और जो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क है वो तो कॉन्टिन्यूस बना ही रहता है जब तक ट्रेड पूरी तरह परफॉर्म ना हो जाए। सेकंड पॉइंट है, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, कस्टम डिजाइन होते हैं। हेंस इज यूनिक इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरेशन डेट एंड द एसेट टाइप एंड क्वालिटी। यानी कि जो भी हमारे जो फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, वो कस्टम डिजाइन होते हैं। यानी कैसे कह सकते हैं कि वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि जो सिक्योरिटी मेरे पास है, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, वो हर किसी के पास होगा, सब सेम कॉन्ट्रैक्ट को ही डील करेंगे। नहीं, सबके पास क्या होता है, अपने अपने यूनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबका कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग होता है, सबकी एक्सपायरेशन डेट अलग होती है, सब उसको एग्जीक्यूट अलग डेट पे करते हैं, सबका असेट टाइप अलग होता है। कोई कमोडिटी अंडरलाइंग असेट है किसी का कुछ और अंडरलाइंग असेट होगा, किसी का कुछ और असेट टाइप होगा। तो सबकी असेट टाइप क्या होती है, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। सो इवन द डिलीवरी एंड स्टोरेज टर्म्स में बी नेगोशिएटेड म्यूचुअली। यानी कि अब जब हम क्या करते हैं, जब हम आपस में इस तरह से डील करते हैं, तो जो हमारी डिलीवरी है, हमें कितने की स्टोरेज है, हम कितना रख सकते हैं अभी अपने पास में कोई भी सिक्योरिटी, तो वो सारी टर्म्स जो है वो हम आपस में बैठकर दोनों पार्टीज म्यूचुअली क्या करती हैं, नेगोशिएट करती हैं। और फिर दोनों आपस में उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड करते हैं कि हाँ हमें इतने सिक्योरिटीज या ये कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए, हमें इतने पीसेस चाहिए या नहीं चाहिए, हमें जो भी है वो आपस में क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट करती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हायर फ्लेक्सिबिलिटी अपनी पार्टीज को जो है वो मिलती है। पर क्या होता है यहाँ पे, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ फ्यूचर। यानी कि ये तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सारी फैसिलिटी तो फॉरवर्ड में मिल रही है कि आपस में बैठ के हम नेगोशिएट कर रहे हैं, हम अपना खुद से ही टाइम डिसाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, पार्टीज के पास दोनों में, जब मन चाहे वो ट्रेड को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, जो भी उनकी डीलिंग है। तो वहाँ पे ये सब फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं सब मिलता है, पर ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में से क्यों नहीं होता, वो हम अपने लेटर सेक्शंस में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट दिया है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज जनरली नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन एज दे कॉन्ट्रैक्ट आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड। अब देखो ये ओवर द काउंटर जाके ट्रेड होता है, तो अगर हम यहाँ पे कोई ढिंडोरा तो मचाएंगे नहीं कि हम दुनिया भर में सबको बता देंगे कि हमारा इस प्राइस पे हमने ये सिक्योरिटीज, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। तो ये आपस में नेगोशिएट करके ये सब सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, आपस में ही डील करते हैं। तो यानी कि पब्लिक को हम पब्लिक डोमेन में अपनी ये जो प्राइस है उनको डिस्क्लोज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऑन द एक्सपायरेशन डेट द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ द असेट। इट मे आल्सो बी कैश सेटल्ड एज एग्रीड बाय द पार्टीज इन द इंटरसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। In cash settlement, the parties may receive the loss or gain arising from the contract to them in cash to the other parties. यहाँ पे हमें दिया है कि जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरेटेड डेट आ जाती है, यानी कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि हमने एक फ्यूचर की एक प्राइस और जो डेट है वो डिसाइड करी, तो उसका जो एक्सपायरेशन डेट है जब वो आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना पड़ता है। और डिलीवरी हमें अपने असेट्स की, जो भी आपका कमोडिटी असेट हो, कोई डेरिवेटिव हो, किसी इक्विटी टाइप का हो या किसी भी टाइप का डेरिवेटिव है, तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल उसको करना पड़ता है। तो आप जब उसको कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करोगे तो वो किसी भी तरह से आप सेटल कर सकते हो, या तो आप पैसे देके कैश सेटल कर सकते हो, या फिर जो पार्टी या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप अपना असेट दे सकते हो जो भी आपने आपस में डील करी थी उसके दौरान। सो इन कैश सेटलमेंट द पार्टीज पे रिसीव द लॉस और गेन। जब भी आप क्या करते हो, कैश सेटलमेंट करते हो, तो कुछ पार्टीज को गेन होता है और कुछ पार्टीज को लॉस। जैसे कि फ्यूचर में जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप इसे आगे जाके एक प्री डिफाइंड डेट पर आप इसे परफॉर्म करोगे, तो आगे जाके अगर उस सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ गई और सामने वाली पार्टी ने उसे एक सस्ते दाम पे खरीद लिया, तो एक पार्टी जिसने उसे बेचा उसका तो लॉस हो गया, और जिसने उसे सस्ते दाम पे खरीद लिया उसका प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि जो हमारे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें जो हम कैश सेटलमेंट करते हैं, तो वहाँ पे लॉस और गेन दोनों ही रहता है, दोनों अलग अलग पार्टीज को, जब भी हम अपने क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करते हैं एक्सपायरेशन डेट। लास्ट पॉइंट दिया है, if the party wishes to reverse the contract, it has to compulsory go to the same counterparty, which often result in high pricing being charged
This is because since these contracts are highly customized, it would be very difficult to find another counterparty with the exact same term as the original contract to enter into an equal and opposite transaction. यानी कि अगर कोई एक पार्टी है जिसको क्या करना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करना है, जैसे कि अगर ऐसा ही हो गया कि अब ये क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क जब ये फेस करने लग जाता है ना, तो वो तब थोड़ा उनके दिमाग में आता है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में, कि शायद हम अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर सकें। तो रिवर्स करने के लिए आपको क्या रहता है, कंपलसरी रहता है कि आप पहले तो सेम पार्टी के पास जाओ, जो भी आपकी काउंटर पार्टी थी, उससे क्या करो, अपना जो भी आपने जो भी उससे बात करी थी उसको समझाओ बुझाओ, और उसके बाद क्या करो, एक हाईली, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हाईली कस्टमाइज्ड होते हैं, क्योंकि अब सामने वाले को आपने बोल दिया कि हाँ मैं इतने में ये सिक्योरिटी ये कॉन्ट्रैक्ट को डील करूंगा, पर इन फ्यूचर क्या किया, उसने मना कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने सिक्योरिटी को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेचने के लिए एक सेम बिल्कुल वैसा ही बंदा जो उसी प्राइस पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले, तो आपको बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट सेम टर्म्स में आपको कोई दूसरा इन्वेस्टर चाहिए होता है, पर वो ढूंढना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करने के लिए जो अगर हम काउंटर पार्टी ढूंढे तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ हमारे पास फैसिलिटीज भी हैं, कुछ जैसे एडवांटेजेस हमने पढ़ी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर आप काउंटर पार्टी ढूंढते हो तो उसमें आपको दिक्कत रहती है। तो इस तरह से इसके दोनों ही नुकसान भी और फायदे भी तो हर चीज के होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे हमें, तो देखते हैं। द वर्क फॉर फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलो। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब आप अपने ट्रांजेक्शन की स्टार्टिंग करते हो, तो बायर और सेलर दोनों आपस में होते हैं, वो क्या करते हैं, फिक्स प्राइस पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लेते हैं कि हम एक फिक्स्ड टाइम में, फ्यूचर में इस टाइम पर क्या करेंगे, कोई भी एक फिक्स टाइम, वो 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, वो कोई भी एक फिक्स टाइम हो सकता है, उसमें बायर और सेलर क्या कर लेते हैं, आज डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने टाइम के बाद क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को एक्सचेंज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको मनी की कोई भी जरूरत नहीं होती। पर जब क्या होता है, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका क्या होता है, एक्सपायरी डेट आ जाती है आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, कि आज के दिन आपको क्या करना है, अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करना ही, अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बायर और सेलर दोनों आपस में रहते हैं, और बायर को क्या करना पड़ता है, पे द अमाउंट एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी अमाउंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे नेगोशिएट करके डिसाइड किया था, बायर को वो प्राइस जो है वो पे करना पड़ता है, और सेलर को क्या करना पड़ता है, जो भी उसके फिजिकल असेट्स हैं वो उसे डिलीवर करने पड़ते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में थे वो सारे असेट्स उसको क्या करना पड़ता है, अपने बायर को ट्रांसफर करने पड़ता है। तो बायर क्या करता है, पैसे ट्रांसफर करता है, और सेलर जो है वो अपने असेट्स को ट्रांसफर करता है टू द बायर। तो ये हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का हम कह सकते हैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है कि किस तरह से काम करता है। पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इस टाइम पर ये प्राइस पे इस सिक्योरिटी को खरीदेंगे, और एक्सपायरेशन डेट पे वो उस तरह से काम भी करता है, पर अगर वो काम नहीं करते तो वो काउंटर पार्टी रिस्क आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ लिमिटेशंस दे रखे हैं फॉरवर्ड मार्केट की, कि फॉरवर्ड मार्केट की लिमिटेशंस क्या है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। सो फॉरवर्ड मार्केट वर्ल्ड वाइड आर पोज टू बी सेवरल प्रॉब्लम्स। वो सेवरल प्रॉब्लम्स क्या है, पहले हमें दी है लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग। अभी लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या है, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज बिलेटरली नेगोशिएटेड एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो कहाँ ट्रेड होते हैं, जनरली वो ट्रेड होता है हमारे ओटीसी पर, यानी कि ओवर द काउंटर। अब वो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है ना, तो वो कोई भी लिस्टेड, कोई भी ऑथोराइज्ड एक्सचेंज तो है नहीं। वहां पर अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, या फिर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी परफॉर्म नहीं करी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, तो आप ना तो कहीं कंप्लेंट कर सकते हो और ना ही आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हो, क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइज जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग है, यानी कि वो भी कोई आपने नेगोशिएट तो कर लिया अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पर कोई लिस्टेड जगह नहीं थी, कोई लिस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इसलिए वहां पे क्या रहता है, थोड़ी सी परेशानी रहती है। बट स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑथराइज्ड और लिस्टेड जगह है। अब दूसरा दिया इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी क्या है, ड्यू टू द कस्टमाइज्ड नेचर ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इट वुड बी डिफिकल्ट टू ट्रेड इट इन द ओपन मार्केट एज स्पेसिफिकेशन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। यानी कि अब ये ओटीसी पे ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हर इन्वेस्टर की नीड अलग होगी। हर कोई ये तो नहीं चाहेगा कि उसको लॉस हो जाए, हर किसी को क्या है, बस अपने फायदे की पड़ी होती है। और यहाँ पे आप किसी भी चीज की वजह से बाउंडेड नहीं हो। जैसे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपका नुकसान हो रहा है, यानी कि आपने अपनी सिक्योरिटी को आज के टाइम पे जो फ्यूचर में जो डीलिंग के बारे में सोचा था वो आपने सस्ते दाम पे बेच दी, पर आप क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आप लीगली बाउंडेड होते हो, तो आपको बेचनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी। पर यहाँ पे क्या, अगर आपको आपने डील तो पहले कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, एग्रीमेंट तो साइन कर दिया,
पर अब आपको लग रहा है कि नहीं आपको नुकसान हो रहा है, तो सामने वाला पार्टी क्या कर सकती है, आपको मना कर सकती है अपनी सिक्योरिटी बाय या सेल करने से। तो यहाँ पे इलिक्विडिटी हमेशा रहती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को मनाना और फिर वो सही से काम करे, तो ये क्या रहता है, हमेशा एक दिक्कत रहती है। और यानी कि आपको सिक्योरिटीज जो इजीली आप ट्रेड कर सकते थे, वो सिक्योरिटी आपकी इजीली ट्रेड ना होकर के, यानी कि आपको कैश सेटलमेंट काफी कम देखने को मिलते हैं कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ढंग से पूरे हो गए। थर्ड पॉइंट ये इसमें काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होती है कि जब दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी क्या कर दे, डिफॉल्ट क्रिएट कर दे, यानी कि वो ढंग से ट्रेड परफॉर्म ही ना होने दे, ढंग से उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही ना होने दे, ट्रांजैक्शन होने ही ना दे, तो वो जो भी पार्टी डिफॉल्ट क्रिएट करेगी, चाहे बायर हो या सेलर हो, अगर कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट क्रिएट करती है तो वो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। पर अगर दोनों ने ही आपस में मना कर दिया कि ट्रेड हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो काउंटर पार्टी रिस्क नहीं, वो एक म्यूचुअल कंसेंट होता है कि दोनों ने आपस में मिलकर मना कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, in the first two of these the basic problem is that of too much flexibility and generality. The forward market is like a real estate market in which any two consulting adults can form contract against each other. This often makes them design the term of the deal which are convenient in that specific situation but make the contracts non-tradable. यानी कि ये जो हमने पहले दो पढ़े ना, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन और इलिक्विडिटी, ये क्या हमारे कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, ये हमें अक्सर देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम का कारण क्या है कि हमने ओटीसी में क्या देखिए कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कुछ भी ऑथराइज तो है नहीं, कुछ भी लीगल तो है नहीं वहाँ पे, तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी ज्यादा जनरलिटी है, यानी कि सारे लोग आपस में इसी तरह से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये काम बिल्कुल रियल इस्टेट की तरह, जैसे आप कोई मकान खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो रियल इस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बिल्कुल ऐसे ही करता है कि दो अडल्ट आपस में क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ महीने, अब जैसे आपने सोचा कि आज मैं ये मकान खरीद लूंगा, ये प्लॉट खरीद लूंगी, तो फिर अब आपने पहले तो आपस में बैठ के ये नेगोशिएट कर लिया कि इतने दाम पे इस टाइम पे मैं जो भी आपका प्लॉट है वो मैं खरीद लूंगी। लेकिन इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि नहीं यार, प्रॉपर्टीज के दाम तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, मुझे और सस्ते में मिल सकती है, तो फिर आप आगे जाके मना कर दो कि अब हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सॉरी अब आपको ये प्लॉट नहीं चाहिए। तो अब जो सामने वाली पार्टी थी वो कुछ नहीं कर सकती, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आपने नहीं दिए पैसे तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो बिल्कुल इसी तरह जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डील करते हैं, दोनों को अगर पसंद है और दोनों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ठीक है, पर अगर एक भी पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क इसी वजह से क्या होता है, क्रिएट हो जाता है कि वहां पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आपसे कोई साइन नहीं कराया गया, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि आपको ये डील परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दिया है counterparty risk is quite high in case of forward contracts when one of the two side of transaction declares bankrupt, the other suffers. When forward market trades standardized contracts, though it avoids the problem of illiquidity, still the counterparty risk remains a very serious problem. यानी कि counterparty risk जो forward contracts में रहता है वो एक काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि अगर किसी भी एक भी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो दूसरे वाले जो पार्टी है, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको सफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका तो काम बना ही नहीं। तो यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा ये प्रॉब्लम बनी ही रहती है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टैंडर्डाइज भी हो जाए तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ इलिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यानी कि आपको कैश फ्लो करना ही पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है। पर काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा रहता है और ये काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी कोई लीगल तो है नहीं और आप लीगल एक्सचेंज में ट्रेड भी नहीं कर रहे हो, तो वो जब मन चाहे आपको मना कर सकती है बाय या फिर सेल करने को अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये रिस्क हमेशा बना ही रहता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एम टू डिस्पर्स सम ऑफ दिस इशू विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करता है, जब उन्होंने देख लिया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये प्रॉब्लम है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, हमेशा यही एम करते हैं कि वो क्या कर सके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिस्क है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या रहे, कम से कम रहे या फिर ना रहे। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड की हमने लिमिटेशंस पढ़ ली कि क्या क्या दिक्कत है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की कभी कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी कम भी आती है, तो ये इसका थोड़ा सा एडवांटेज वाला पार्ट भी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, फॉरवर्ड तो खत्म हो गए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है हमारे। A future contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future at a certain price. But unlike forward contracts, the future contracts are standardized and exchange traded. To facilitate liquidity in the future contract, the exchange specifies certain standard features of the contract. The future contracts are created by the stock exchange and made available for trade in the open market. यानी कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, जो भी हमारे दो पार्टीज है उनके बीच में एक एग्रीमेंट
होता है कि वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एक सर्टेन टाइम में, जो भी टाइम उन्होंने डिसाइड किया होगा, उस सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन प्राइस पर सिक्योरिटी को डील करेंगे। पर इसमें क्या रहता है, सेम यही चीज तो हम फॉरवर्ड में भी करते हैं, पर इसमें अलग क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी पे ट्रेड होते हैं, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जो कि एक स्टैंडर्डाइज हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आपको लीगल बैकिंग भी मिलती है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो उसको अपनी कंप्लेंट भी फाइल करा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल प्लेटफॉर्म्स पर ही मिलेंगी, ओटीसी पर नहीं मिलती। और यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे क्या है, इसके पास जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके पास स्टैंडर्ड फीचर्स भी होते हैं, जो आपको क्या कराता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी लिक्विडिटी इजीली अटेन कर सको, यानी कि आप इजीली कैश फ्लो करवा सको अपने दोनों इन्वेस्टर से, दोनों जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे। आगे दिया है स्टॉक एक्सचेंज मेड अवेलेबल फॉर ट्रेड इन ओपन मार्केट। It is a standardized contract with standard underlying instrument. A standard quantity and quality of the underlying instrument can be delivered on which can be used for reference purpose in settlement and a standard timing of such settlement. A future contract may be offset prior to maturity by entering into an equal and opposite transaction. The standardized item in a future contract are, यानी कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, क्योंकि वो क्या है, लीगल है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल होते हैं, लीगल बैकिंग होती है, पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी पर ट्रेड होता है तो कुछ खास लीगल बैकिंग उनके पास होती नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, प्रायोरिटी होती है कि आप क्या करो, मेच्योरिटी डेट पर ही जो दोनों पार्टीज हैं आपस में वो क्या कर लें, अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर लें। और वो होती है क्योंकि यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ओब्लिग किया जाता है कि आपको ये अपनी सिक्योरिटी ट्रेड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब यहाँ पे जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके पास क्या होता है, अंडरलाइंग असेट्स जो होते हैं, जो भी उनके अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि अगर आपके पास कोई अंडरलाइंग असेट है भी तो भी आप चाहो तो मना कर सकते हो उसे ट्रेड करने से। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपके पास कोई अंडरलाइंग असेट है और आपने उसकी ट्रेडिंग के बारे में कहा था, तो आपको वो जो अंडरलाइंग असेट है वो स्टैंडर्ड अंडरलाइंग असेट होना चाहिए, जैसे कि आपकी इक्विटीज हो सकती हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर कोई कमोडिटी हो सकती है, तो उनको फिर आपको ट्रेड करना पड़ता है। अब जो हमारे स्टैंडर्डाइज टर्म्स है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में वो क्या क्या है, पहले दिए हैं क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग, कि आपके पास जो भी आपका अंडरलाइंग असेट है, जो भी आप असेट ट्रेड कर रहे हो उसकी क्वांटिटी क्या है। दूसरा क्वालिटी क्या है उसकी, जो भी आपने अंडरलाइंग असेट लिया है ट्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। डेट एंड मंथ ऑफ द डिलीवरी, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ता है कि आप किस डेट पर और कौन से मंथ में अपनी सिक्योरिटीज की डिलीवरी, अपने कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी करोगे। दिया है नेक्स्ट दिया है इसमें यूनिट ऑफ प्राइस कोटेशन एंड मिनिमम प्राइस चेंज, यानी कि आप दोनों ने, जो बायर और सेलर है, उन दोनों ने क्या प्राइस नेगोशिएट किया था और उसके बाद उन्होंने मिनिमम प्राइस चेंज किया है कि सामने वाले ने बोला कि 10,000 में से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा, दूसरी पार्टी बोले नहीं मैं तो 8,000 में लूंगा। तो दोनों ने क्या किया, एक जो पहले यूनिट जो दोनों की अलग अलग जो प्राइस डिसाइड कर रखे थे दोनों ने, एक 8,000 वाला एक 10,000 वाला, पहले उसे नेगोशिएट करेंगे और जो भी उसमें मिनिमम चेंज आया कि मानो ना तुम्हारी ना मेरी, हम दोनों क्या करेंगे, सिर्फ 9,000 में कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर देंगे। तो जो मिनिमम प्राइस चेंज है वो क्या है, 10,000 और 8,000 में 1,000 का, तो वो मिनिमम प्राइस चेंज भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। और लास्ट लोकेशन ऑफ सेटलमेंट की, आप अपनी सेटलमेंट कहाँ पे लोकेट करके कहाँ पे इसको परफॉर्म करना चाहते हो, कहाँ पे इसे ट्रेड को खत्म करना चाहते हो, डील कहाँ पे फाइनल होनी चाहिए। तो ये सब हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन मिलता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ओटीसी पर ही ट्रेड हो जाता है और कभी कभी तो नहीं भी होता, मतलब बोल तो दिया पर करेंगे नहीं। नेक्स्ट दिया अब इसमें डिफरेंस क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि अब देखो इतना तो अब आपको वैसे ही पढ़ के समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं सीधा ही टेबल पढ़ देती हूँ क्योंकि जो यहाँ पे ऊपर लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। फॉरवर्ड ओटीसी होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होती हैं, लेकिन फॉरवर्ड में क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि लीगली जो भी सही होगा उसी के हिसाब से काम होगा, पर कस्टमाइज्ड होती है कि दोनों पार्टीज हैं उन दोनों ने अपने मुताबिक जो भी उन्हें सही लगा वो कर दिया, भले ही उन्हें, अब जैसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज में है कि आपको अपनी सिक्योरिटी, जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि आपको 10 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में ट्रेड करनी है, पर कस्टमाइज्ड क्या हो जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा जैसे दोनों इन्वेस्टर्स के पास में टाइम नहीं है और वो कह रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी को शाम को डील करेंगे, तो उन्होंने कर लिया 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में। तो स्टैंडर्डाइज क्या था कि जो टाइम फिक्स है वो फिक्स है और सबके लिए फिक्स है, पर कस्टमाइज क्या है कि हमने अपनी सुख सुविधा देख करके सारी चीजें कस्टमाइज कर ली है, सारी चीजें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ली। तो ये सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि इजीली कैश फ्लो हो सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेस लिक्विड होते हैं।
फ्यूचर्स में हमें क्या होता है, मार्जिन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जैसे हम थोड़ा सा एक एडवांस लेके रखते हैं इस तरह से। पर फॉरवर्ड तो ओटीसी पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो आपको मार्जिन पेमेंट पे करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हम क्या करते हैं, डेली सेटलमेंट्स को फॉलो करते हैं। पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होती है, जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम सेटलमेंट कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट पॉइंट दिया है कि क्या होता है, लोअर काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, काफी ज्यादा लीगल है। अगर आप किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क बहुत कम होता है, पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में इसकी तो हद ही नहीं होती, इसमें तो बहुत ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क होता है। जिसको नहीं पसंद आया वो मना कर देगा। अब यहाँ पे मैं कुछ फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज दे रखे हैं, उस समय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी वो सारी डेफिनेशन हम इसमें पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी सी है, इसे फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं और फिर डिफरेंस पढ़ेंगे हम ट्रेडिंग अंडरलाइंग में और सिंगल स्टॉक में, और उसके बाद खत्म करेंगे। फिर जो हमारा फ्यूचर पे आउट है, पे ऑफ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला दिया है लॉन्ग पोजीशन। तो देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लॉन्ग पोजीशन होता है जब एक इन्वेस्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है, तो वो क्या हो गया, हमारा लॉन्ग पोजीशन कहलाता है। और जब शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, जब हमारा इन्वेस्टर क्या करता है, जो भी उसकी अंडरलाइंग असेट है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो उसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी कि जो इन्वेस्टर सेल करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट पोजीशन हो जाएगा। अब दीज आर द टर्म्स ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ अदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन जो है वो हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो भी अलग अलग टाइप के हैं उनमें भी यूज़ होता है। नेक्स्ट दिया है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन अंडरलाइंग असेट ट्रेड इन द स्पॉट मार्केट, यानी कि स्पॉट मार्केट में जब हमारा अंडरलाइंग असेट जिस भी प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो वो प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा स्पॉट प्राइस हो जाएगा। फ्यूचर प्राइस क्या होता है, द प्राइस दैट इज अग्रीड अपॉन, ठीक है ऐसे बता देती हूँ, जब हमने जो भी स्पेसिफिक डेट हमने डिसाइड करी है कि फ्यूचर में हम इस डेट पर क्या करेंगे, हमने सिक्योरिटी को ट्रेड करेंगे, तो उस टाइम पर फ्यूचर के टाइम के लेकर हमने जो भी प्राइस डिसाइड किया है वो क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो प्राइस क्या कहलाएगा, हमारा फ्यूचर प्राइस कहलाएगा। नेक्स्ट दिया है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या है, इट इज़ द पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स। The index future contract on the NSE have 1 month, 2 month and 3 month expiry cycles which expire on the last Thursday of the month. Thus, the January expiration contract expire on the last Thursday of January and a February expiration contract ceases trading on the last Thursday of Friday. On the Friday following the last Thursday, a new contract having a 3-month expiry is introduced for trading. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होती है कि कितने टाइम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलता रहेगा और कब जाके वो एक्सपायर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होती है, द पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड कर रहा है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है। इंडेक्स फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे 1 मंथ के, 2 मंथ के और 3 मंथ के हो सकते हैं। और उनकी एक्सपायरी डेट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो भी मंथ हमारा चल रहा है उसका लास्ट थर्सडे क्या होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है। जैसे कि जनवरी में उसका लास्ट थर्सडे क्या होगा, उसका एक्सपायरी डेट होगा, यानी कि जनवरी में हमने जिस भी डेट से स्टार्ट किया उसका लास्ट थर्सडे क्या होगा, उसका एक्सपायरेशन डेट होगा। और फिर नेक्स्ट जो मंथ है उसके लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी टाइम से फ्राइडे से क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा दूसरी कॉन्ट्रैक्ट साइकिल चलने लग जाती है। नेक्स्ट है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होती है, जिस दिन हमारी फाइनल सेटलमेंट ट्रेड्स की हो जाती है, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी फाइनल सेटलमेंट जिस दिन हो जाती है वो क्या होती है, हमारी फाइनल सेटलमेंट डेट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वो जो डेट है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपायरी डेट की। इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, द अमाउंट ऑफ असेट दैट आर बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉट साइज। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बोल सकते हैं, लॉट साइज भी बोल सकते हैं, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट साइज ही हमारा लॉट साइज होता है। तो यानी कि कितने अमाउंट ऑफ असेट्स को हम डिलीवर कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई एक असेट है, कोई 10 है, 12 है, 50 है, 100 है, 1000 है, जितने भी उस कॉन्ट्रैक्ट में हम जितने भी असेट्स को डिलीवर करते हैं वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है। बेसिस क्या होता है, बेसिस इज डिफाइंड एज द फ्यूचर प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस, यानी कि जो हमारा फ्यूचर प्राइस है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस हमारा क्या होता है, बेसिस कहलाता है। सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द बेसिस फॉर ईच डिलीवरी मंथ फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। इन अ नॉर्मल मार्केट बेसिस विल बी पॉजिटिव, दिस रिफ्लेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस नॉर्मली एक्सीड स्पॉट प्राइस। यानी कि बेसिस क्या होता है, जो हमने फ्यूचर प्राइस डिसाइड किया था कि हम इस सिक्योरिटी को किस पे ट्रेड करेंगे, माइनस उसका जो स्पॉट प्राइस है हमारा बेसिस होगा। और बेसिस को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी हर डिलीवरी मंथ में जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे बेसिस जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। और अक्सर हमारे बेसिस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि फ्यूचर प्राइस हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम एक ज़्यादा अमाउंट में अपने ट्रेड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हमारा जो बेसिस है वो जनरली पॉजिटिव ही रहता है। कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है? मेजर द स्टोरेज कॉस्ट प्लस द इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस एंड द असेट लेस देन द इनकम अर्नड ऑन द असेट। कॉस्ट ऑफ कैरी होता है कि जो भी हमने स्टोरेज कॉस्ट थी हमारी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम डील करते हैं, तो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, जो इनकम अर्न होती है असेट के ऊपर, जो भी आपकी कमोडिटी थी, अंडरलाइंग असेट था, उसके ऊपर जो भी इनकम अर्न होगी वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैरी कहलाता है। इनिशियल मार्जिन, मार्जिन होती है कि जो हम एडवांस पे करते हैं, तो इनिशियल मार्जिन क्या होगी? द अमाउंट दैट मस्ट बी डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट एंटर्ड इनटू इज नोन एज इनिशियल मार्जिन। यानी कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपस में दो कॉन्ट्रैक्टर जब क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग करते हैं, तो उससे पहले वो क्या कर लेते हैं, अगर आप OTC में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मार्जिन नहीं पे करनी पड़ती, पर अगर आप क्या करो, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो आप वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ती है, इनिशियल मार्जिन पे करनी पड़ती है, मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ता है, कि उससे क्या होता है, वो एक एडवांस की तरह होता है कि अब आपको ये सिक्योरिटी डील करनी ही पड़ेगी। लास्ट सेकंड पॉइंट दिया, यहाँ पे हमें ये पॉइंट दिया है मार्किंग टू मार्केट। इसमें क्या है, इन द फ्यूचर मार्केट एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे द मार्जिन अकाउंट इज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्टेड the investors gain or loss depending upon the future closing price. This is called making to market। यानी कि मेकिंग टू मार्केट क्या होता है, देखो मेकिंग टू मार्किंग क्या होता है, सॉरी मेकिंग टू मार्केट क्या होता है, ये होता है कि हम जब फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेडिंग डे के एंड में, एंड ऑफ द ईच ट्रेडिंग डे, जब भी हमने ट्रेड किया तो उसके एंड में, जब वो दिन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टर है उसका कितना गेन और कितना लॉस हुआ, तो वो क्या डिपेंड करता है, मतलब उसका जो एडजस्टमेंट है कि फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस क्या होगा इस सिक्योरिटी का, फ्यूचर में इसका प्राइस हम जो मतलब एक हम कह सकते हैं अंदाज़ा जो मारते रहते हैं हम लोग, तो वो उसके बेसिस पे हमारे इन्वेस्टर का गेन और लॉस है वो उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे जब हम इन्वेस्टर का गेन और प्रॉफिट मार्जिन को हम कैलकुलेट करते हैं, एडजस्ट करके देखते हैं, तो वो हमारा क्या होगा है, मेकिंग टू मार्केट, यानी कि हमने मार्केट के अंदर आके कितना गेन और लॉस किया, कितना मेक किया, तो वो। मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, ये लास्ट टर्म है इसकी। मेंटेनेंस मार्जिन है कि इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस मार्जिन विद देयर ट्रेडिंग मेंबर बिफोर दे आर अलाउड टू ट्रेड। If the balance in the margin account falls below the maintenance margin, the investor receive a margin call and is accepted to top up the margin account to the initial margin level before trading commence on the next day। यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन क्या है कि जो भी इन्वेस्टर है उसको अपने ट्रेड परफॉर्म करने के लिए कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम जब ट्रेड करते हैं तो एक थोड़ी सी मार्जिन क्या करता है, पहले से ही पे करके रखते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर है उसने जो भी ट्रेड करी है, अब जितनी बड़ी ट्रेड होगी उसकी मार्जिन भी उसके हिसाब से ही डिसाइड होती है। तो वो जो जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट है मार्जिन की, वो उसको क्या करती है, ट्रेड करने के लिए अलाउ होती है कि अगर आपने इतनी मार्जिन पे करी तो आप ट्रेड को अलाउ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर हमारी मेंटेनेंस क्या जाती है, अगर हमारी मेंटेनेंस मार्जिन से लो चली जाती है, नीचे चली जाती है, तो फिर इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट को टॉपअप कराना पड़ता है और दोबारा से ट्रेड करने के लिए, दोबारा नेक्स्ट दिन में कमेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट को टॉपअप करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है ट्रेडिंग अंडरलाइंग एंड ट्रेडिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स के बीच में, तो इसे पढ़ लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्या दिया है, द सिंगल स्टॉक फ्यूचर मार्केट इन इंडिया हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। वन ऑफ द रीजन फॉर द सक्सेस हैज़ बीन द ईज ऑफ द ट्रेडिंग एंड सेटलिंग दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जो सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स है इंडिया में, वो क्या है, ज़्यादातर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होता है और ज़्यादातर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी सक्सेस स्टोरी के पीछे का कारण क्या है कि वो बहुत ही ईजिली ट्रेड हो जाती है, तो यानी कि लोगों को ईजी पड़ता है उसे ट्रेड करना। दूसरा, उसके कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसमें कोई ज़्यादा लफड़ा लोचा नहीं होता, तो आराम से वो सब हो जाता है। इसमें क्या दिया है हमें, टू ट्रेड सिक्योरिटीज़ one must open a security trading account with a securities broker and a demat account with a security depository। यानी कि जब हमें सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, जो भी ट्रेड करना चाहता है उस ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा, अपना सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और अपना एक डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कराने के लिए। तो वो डिपॉजिटरी से हमारा क्या हो जाता है, डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। NSDL CDSL ये हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बाइंग सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व पुटिंग अप ऑल मनी अप फ्रंट विद द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। The holder become a part owner of the company. The shareholder typically receive the right and privileges associated with the security, which may include the receipts of dividend, invitation to the annual shareholders meeting, and power to vote. Selling security involves buying the securities before selling it. Even in case where short selling is permitted, it is assumed that securities broker owns the security and then lends to the trader so that he can sell it। यानी कि
जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो क्या करते हैं सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अकाउंट खुलवाया, फिर डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाया, उसके बाद अगर वो क्या करते हैं सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं तो उन्हें जितने भी पैसे हैं उनके, जितने भी सिक्योरिटीज़ उन्होंने खरीदी हैं, तो उसके अमाउंट, जो भी उनका अमाउंट बनता है, जो भी उनके पैसे बनते हैं वो उन्हें पे करने पड़ते हैं। और क्या करते हैं जब वो सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेते हैं, यानी कि अगर उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स को बाय किया है तो क्या करेंगे वो एक उस कंपनी के एक जितने भी प्रपोर्शन, जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने बाय करे हैं उस कंपनी के, तो वो उस प्रपोर्शन में क्या हो जाता है उस कंपनी के ओनर हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें राइट्स मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं अपनी सिक्योरिटीज़ की, कि उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो अब वो क्या है पार्शियल ओनर है उस कंपनी के, तो उनके पास अलग अलग राइट और प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं। जैसे उनके पास राइट टू वोट होता है कि अगर कभी भी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, अब ऐसा नहीं है आपने एक शेयर खरीदा था तो आपको राइट टू वोट मिल जाएगा, उसके लिए अगर आपने थोड़े ज़्यादा शेयर खरीदे होता है कि आपका कुछ प्रपोर्शन कंट्रीब्यूशन दिख रहा है कंपनी में, तो फिर आपको राइट टू वोट मिलता है। तो अगर आपने राइट टू वोट मिलता है आपको, जो भी एनुअली जो शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है उसमें भी आपको बुलाया जाता है। तो ये सारे कुछ हमें बेनिफिट्स और कह सकते हैं प्रिविलेजेस होती हैं कि आपको टाइम टू टाइम जो डिविडेंड कंपनी निकाल रही है वो मिलता है, डिविडेंड मिल गया। अगर कंपनी ने कुछ इन्विटेशन दिए हैं अपने बाकी शेयर होल्डर्स को, तो आपको भी वो शेयर होल्डर्स के इन्विटेशन मिलते हैं पार्टीज़ के, तो वो सब आपको प्रिविलेजेस यहाँ पे मिलती हैं। और अगर आप क्या करते हो अपनी सिक्योरिटी को सेल करते हो, तो क्या करते हैं यानी कि आपने सेल किया तो यानी कि आपको फंड मिल जाता है और सिक्योरिटीज़ आपने सेल कर दी, तो आपके पास जो राइट टू वोट थे और जो प्रिविलेजेस थे वो चली जाती है, उसकी बदौलत आपको जो भी प्रॉफिट है, जो भी पैसा है आपकी सिक्योरिटी का, वो आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, टू ट्रेड इन फ्यूचर वन मस्ट ओपन अ फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट विद द डेरिवेटिव ब्रोकर्स। Buying future simply involves putting in the margin money. This margin money is a form of security that the broker takes from an investor for the transaction. The broker in turn has to put up margin money with the stock exchange. They enable the future trader to take a position in the underlying security without having to open an account with the security broker. With the purchase, अब देखो ये बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है पैराग्राफ, में आपको ओवरऑल बस ऐसे ही समझा देती हूँ। इसमें क्या बोला है कि अभी ये एक तो था कि आपने हाँ सिक्योरिटीज़ को सेल कर लिया, बाय कर लिया, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जब आप क्या करते हो फ्यूचर में ट्रेड करते हो, यानी कि जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, टू ट्रेड इन फ्यूचर, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है डेरिवेटिव्स ब्रोकर की हेल्प से। और फिर आप क्या करते हो, अगर आपको अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खरीदने हैं, यू हैव टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपका मन है यू वांट टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप क्या करोगे, मार्जिन अमाउंट पे करोगे, जो भी मार्जिन मनी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपने मार्जिन फॉर्म में मार्जिन मनी जब आपने पे कर ली, तो उसके बाद जो भी सिक्योरिटीज़ हैं जो ब्रोकर के पास में है, वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं उसको ट्रांजैक्ट करते हैं कि आपने ठीक है आपने जो मार्जिन थी वो पे करी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ, तो उसके बाद आप क्या करते हो उसको ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। तो ब्रोकर के पास क्या होता है, द ब्रोकर इन टर्न हैज़ टू पुट अप मार्जिन मनी विद द स्टॉक एक्सचेंज। तो वो ब्रोकर क्या करेगा, अब जो आपकी मार्जिन मनी थी ना वो स्टॉक एक्सचेंज में से पुट करेगा और फिर आपकी वो ट्रेडिंग परफॉर्म करवाता है। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, तो जो फ्यूचर ट्रेड्स हैं वो क्या करते हैं, जो भी अंडरलाइन सिक्योरिटी थी हमने क्या किया, अब हमने वो कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन पे उठा लिया, तो अब जो फ्यूचर में जो भी हमारे पास अंडरलाइन सिक्योरिटी थी, हम विदाउट ओपनिंग एन अकाउंट विद अ सिक्योरिटी ब्रोकर, अब हमने क्या किया, फ्यूचर ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अब हमने कोई सिक्योरिटी ब्रोकर से कोई अकाउंट नहीं खुलवाया, हमने अपने फ्यूचर ट्रेडिंग की हेल्प से क्या किया, अपनी सिक्योरिटी को हम एक्सचेंज में ले गए और अंडरलाइन असेट की वैल्यू को हमने क्या किया, ट्रांजैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होता है आगे दिया देखो, जैसे विद द परचेज ऑफ फ्यूचर द होल्डर एसेंशियली मेक अ लीगली बाउंडिंग प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट सिक्योरिटी। यानी कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज में तो लीगल है, जब आप वहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपके पास क्या होता है कि जो फ्यूचर जो आपने परचेज़ किया है, जो भी फ्यूचर सिक्योरिटी आपने परचेज़ की है, तो होल्डर के पास में क्या आता है, लीगल बाइंडिंग आ जाती है, एक प्रॉमिस आ जाता है कि हाँ अब आप इस अंडरलाइंग सिक्योरिटी को ट्रेड करोगे ही करोगे एट एनी पॉइंट, एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में आप क्या करोगे, एक्सपायरी डेट से पहले पहले आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे ही करोगे। सिक्योरिटी फ्यूचर डू नॉट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन एंड होल्डर इन देयरफॉर नॉट रिगार्डेड एज अ शेयर होल्डर। Only when an expiration of the contract he actually get delivery of the stock, he considered a shareholder of the company. However, in India, all futures were cash settled, that is, investor do not get physical delivery of shares on expiration of the contract. Instead, he either receive or has to pay cash equivalent to his loss gain on account of the future purchase as against the prevailing spot market price. This happens on ongoing basis through a process called mark to market defined earlier. However, from October 2019, SEBI has mandated physical settlement of all stock
future of all single stock futures in a phased manner at the end of expiry unless their position of squared off. Physical delivery means that the seller has to provide delivery of the underlying stocks. यानी कि जब क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज़ जो हमारे फ्यूचर स्टॉक्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कोई भी ओनरशिप आपको यहाँ पे नहीं देते। जैसे कि जब आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो आपको कंपनी में ओनरशिप मिलती है, पर जब आप क्या करते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डील कर रहे हो तो वो आपको कोई ओनरशिप रिप्रेजेंट नहीं करता कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में इस कंपनी के ओनर हो। इस तरह की कोई भी ओनरशिप हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रही होती है। पर एक्सपायरेशन डेट पे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायर होता है, तो जिस दिन आपको जब वो स्टॉक्स डिलीवर होते हैं या फिर आपका फंड डिलीवर होता है, तो आप कह सकते हो कि तब हम आपको क्या करते हैं, एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कंसीडर करते हैं, क्योंकि तब हम आपको क्या कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इंडिया में जितने भी हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अक्सर क्या होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है, कैश सेटल्ड होते हैं। हमें यानी कि हमें उसमें फंड पे करना पड़ता है। सो इन्वेस्टर्स क्या होता है, जब वो कैश सेटल्ड होता है तो इन्वेस्टर्स को फिजिकल डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, यानी कि वो शेयर्स की डिलीवरी नहीं करते फिजिकली ज़्यादा कर, पर उसके अलावा क्या होता है, आपको कैश इक्विवेलेंट लॉस और गेन मिलते हैं। या तो अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको जो प्रॉफिट है, जो कैश है, वो आपको ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएगा, या फिर अगर लॉस है तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे क्या चलता है, जो भी हमारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है वो चलती रहती है। पर सेबी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में इसे मैंडेट कर दिया कि हमारे जितने भी सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स हैं उन सभी की हमें क्या करनी पड़ेगी, फिजिकल सेटलमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि एंड ऑफ एक्सपायरी डेट आने से पहले हमें जितने भी हमारे पास अंडरलाइंग एसेट हैं उन सब की डिलीवरी हमें क्या करनी पड़ेगी, फिजिकल फॉर्म में वो डिलीवरी हमें सेलर्स तक पहुंचानी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा जो ट्रेडिंग अंडरलाइंग एंड सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स था तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर फ्यूचर पे ऑफ्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।